हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो इन जे एसेंशियल सीरीज। आज का हमारा टॉपिक है राइट अप्रोच फॉर जेई मेंस एंड एडवांस्ड केमिस्ट्री। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारा लास्ट वीडियो विच इज राइट अप्रोच फॉर जेई फिजिक्स वो पहले देख लीजिए, बिकॉज वहां पे ऐसे बहुत सारे चीजें कॉमन हैं जो मैं यहाँ पे रिपीट नहीं करना चाहूंगा। अब अगर हम लोग केमिस्ट्री का बात करते हैं तो ये हमारा एक जनरल ऑब्जर्वेशन है कि जो भी जेई एडवांस्ड में टॉप 1000 टॉप 2000 में रैंक लेके आते हैं उनका फिजिक्स और मैथ्स तो स्ट्रांग होता ही है। पर अगर आप ये एम कर रहे हो कि आपको टॉप 7 आईआईटीज जाना है और आपको विद इन टॉप 1000 रैंक्स लाना है, विद इन टॉप 500 रैंक्स लाना है, या अगर आपका मैथ्स उतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है और आप फिजिक्स के साथ साथ अगर आप टॉप 5000 में रैंक लाना चाहते हैं, तो केमिस्ट्री इज अ इंपॉर्टेंट सपोर्ट। इन शॉर्ट, केमिस्ट्री इज अ रैंक डिसाइडिंग सब्जेक्ट। अब केमिस्ट्री में भी देर आर 3 पार्ट्स टू इट: फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री का अगर हम बात करें तो फिजिकल केमिस्ट्री में बच्चे जनरली उतना ज्यादा दिक्कत नहीं फेस करते हैं, बिकॉज वो फॉर्मूला ड्रिवन चीजें हैं और अगर आपने डिसेंट इनफ प्रैक्टिस किया है और पीवाईक्यूज प्रैक्टिस किया है तो वो सॉर्टेड हो जाता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अगर हम बात करें तो वो बहुत ज्यादा अप्रोच ड्रिवन है। इट रिक्वायर्स अ एंटायरली डिफरेंट अप्रोच। अगर आपको टीचर अच्छा मिल गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का तो आपका नसीब बहुत ज्यादा अच्छा है, बट अगर आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टीचर आपको अनफॉर्चुनेटली उतना अच्छा नहीं मिला तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके लिए बहुत ज्यादा चैलेंजिंग बन जाता है। बट केमिस्ट्री के अंदर भी हमने जो चीज रियलाइज किया है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द मेजर रैंक डिसाइडिंग फैक्टर। और सबसे ज्यादा अगर बच्चों को केमिस्ट्री में फोबिया होता है तो वो होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। इसका रीजन समझिए, ये बहुत सिंपल है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ज्यादातर बच्चों को पढ़ने का राइट अप्रोच ही पता नहीं होता। और खास करके 2023 के बाद जेई मेंस में जब से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बहुत सारे चैप्टर्स लाइक मेटलर्जी, पी ब्लॉक के रिएक्शंस, जब से ये सब हटा दिया है तो कोचिंग क्लासेस वाले भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को थ्रू जनरली लास्ट में शिफ्ट कर देते हैं। ये तो बहुत सारे कोचिंग में तो मैंने ये भी चीज ऑब्जर्व ऑब्जर्व किया है कि वो जेई मेंस के बाद जो 45 डेज आपको मिलता है अप्रोक्सीमेटली, वो वहां पे पढ़ाते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एडिशनल चीजें। तो केमिस्ट्री को बहुत सारे कोचिंग वाले ही इटसेल्फ डाउन प्रायोरिटाइज कर देते हैं और फिर बहुत जल्दी जल्दी निपटाते हैं, जिसके वजह से बच्चों को प्रैक्टिस करने का या राइट अप्रोच भी पता नहीं चल पाता। सेकंड, जेई मेंस में तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री काफी ज्यादा आजकल सिंप्लीफाइड हो चुका है, बिकॉज जो मेजर चैलेंजिंग पार्ट था विच इज रिएक्शन ऑफ पी ब्लॉक, मेटलर्जी, वो सारी चीजें हटा दिया गया है। बट जेई एडवांस्ड एंड इवन इन एग्जाम्स लाइक बिट्स, वहां पे अभी तक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शंस पूछे जाते हैं। तो अब हम इंडिविजुअली अगर बात करने चले तो हमारा मेजर जो फोकस होगा वो ज्यादातर होगा ऑन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में जनरली सिंस बच्चे इतना ज्यादा दिक्कत नहीं फेस करते तो हम उसको शॉर्ट में डिस्कस करेंगे। तो अब चालू करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वेटेज चाहे आप जेई मेंस ले लीजिए या जेई एडवांस ले लीजिए, उसका वेटेज अप्रोक्सीमेट अराउंड 40% होता है और कभी कभार बढ़ के 45% तक भी चला जाता है। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है मैकेनिज्म्स। बच्चे यही गलती करते हैं कि वो रिएक्शंस रट लेते हैं। और यहाँ मैं बच्चों को भी एंटायरली ब्लेम नहीं करूंगा, बिकॉज एनसीईआरटी में भी ज्यादातर रिएक्शंस विदाउट मैकेनिज्म्स ही दिए हुए हैं। प्लस बहुत सारे कोचिंग क्लासेस में टिप्स ट्रिक्स लगाकर बच्चों से मैकेनिज्म्स रटवाए जाते हैं। आपको बहुत सारे कोचिंग के क्लासेस में रिएक्शंस रटने के लिए फ्लो चार्ट्स मिल जाएंगे, या ऐसे ट्रिक्स भी आपने देखे होंगे कि आपने बॉक्स आउट करके H2O निकाल दिया, बॉक्स आउट करके NH3 निकाल दिया। ऐसे ट्रिक्स आपको कोचिंग में बताया जाता है। पर अगर आप जेई एडवांस्ड एंड टू सर्टेन एक्सटेंट जेई मेंस का भी क्वेश्चन देखोगे तो मैकेनिज्म इज द थिंग दैट एग्जामिनर एक्सपेक्ट्स। वो डायरेक्टली तो आपसे नहीं पूछ सकता, पर वो क्वेश्चन इस तरीके से घुमाएगा, लाइक व्हाट वुड बी द मेजर प्रोडक्ट, व्हाट वुड रिएक्ट फास्टर, या फिर कभी कभार आपको आइसोटोप्स लाइक ड्यूटेरियम इंस्टेड ऑफ हाइड्रोजन या ऑक्सीजन 18 का आइसोटोप देके
ये पूछ लेंगे कि ऑक्सीजन 18 या ड्यूटेरियम कहाँ चिपकेगा, कौन से प्रोडक्ट में चिपकेगा। तो बेसिकली वो इनडायरेक्टली मैकेनिज्म्स ही पूछ रहा है। प्लस मैकेनिज्म से रिएक्शंस को भी याद रखना काफी ज्यादा आसान हो जाता है। जैसे कि बहुत सारे रिएक्शंस देखने में फेस वैल्यू में तो अलग अलग होता है, पर उनका मैकेनिज्म एट द कोर सेम ही होता है। अब मैंने अपने टाइम पे एस एन सानियाल का बुक रेफर किया था फॉर मैकेनिज्म्स, विच लिटरली सर्व्ड एज द डिक्शनरी फॉर मैकेनिज्म्स। आजकल जमाना बदल चुका है। आप लोग को अगर पढ़ना है मैकेनिज्म्स तो आप लोग चैट जीपीटी, जेमिनी, वहां पे भी जाके आप देख सकते हो, या तो इंटरनेट में अगर आप कोई भी मैकेनिज्म सर्च करोगे तो काफी इजीली अवेलेबल है। बट मैकेनिज्म इज द कोर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है वो है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कि जीओसी, और रिएक्शन मैकेनिज्म, जो कि पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक फाउंडेशन है। अगर आपका जीओसी और रिएक्शन मैकेनिज्म स्ट्रांग नहीं है, यानी कि आपका बिल्डिंग का फाउंडेशन ही अगर स्ट्रांग नहीं है, तो आप जितना भी ऊपर इमारत बना लीजिए, वो बिल्डिंग कभी ना कभी गिरेगा ही गिरेगा। वो बिल्डिंग हमेशा स्ट्रक्चरली वीक होगा। ऑर्गेनिक में रिएक्शंस का जो भी एप्लीकेशन हो, वो जीओसी और रिएक्शन मैकेनिज्म से ही होता है। चाहे फिर आप मेजर प्रोडक्ट्स ले लीजिए, लाइक इंटरमीडिएट्स यूजिंग कार्बोकटाइन स्टेबिलिटी, या फिर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन वाले क्वेश्चंस ले लीजिए, या फिर एसिडिटी एंड बेसिसिटी पे बेस्ड ऑर्डर वाले क्वेश्चंस ले लीजिए। ये सब का पूरा फाउंडेशन आपका जीओसी एंड रिएक्शन मैकेनिज्म से ही होता है। ऑल्सो रिएक्शन मैकेनिज्म का एडिशनल एडवांटेज इज ऑर्गेनिक में रिएक्शंस तो बहुत सारे हैं, पर टाइप्स ऑफ मैकेनिज्म्स आर लिमिटेड। तो इफ यू अंडरस्टैंड द टाइप्स ऑफ मैकेनिज्म, देन आप रिएक्शंस को अंडर अ टाइप क्लब कर सकते हो, विच इज वेरी इजी टू रिमेंबर, जैसे मैंने प्रीवियसली कहा था। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं कार्बोनिल कंपाउंड ही ले लेता हूं और वहां पे मुझे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन अगर पता है, तो फिर चाहे मैं ग्रेगनार्ड रिएजेंट ले लूं, या फिर रिड्यूसिंग एजेंट्स लाइक LiLH4 NaBH4 ले लूं गिविंग हाइड्राइड, या फिर मैं कोई भी न्यूक्लियोफाइल ले लूं, इट इज वेरी इजी फॉर मी कि मैं आराम से प्रोडक्ट्स प्रेडिक्ट कर सकता हूं, और मुझे बहुत सारे रिएक्शंस रटने नहीं पड़ेंगे। अब तीसरा चीज जो आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को और ज्यादा इंप्रूव कर सकता है और आपको एक एक्स्ट्रा एज दे सकता है, वो है अंडरस्टैंडिंग द साइकोलॉजी एंड रोल ऑफ रिएजेंट्स एंड सबस्ट्रेट्स। ये एक बहुत ज्यादा यूनिक चीज है। जैसे कि मैं ऑफन कहता हूं कि टॉपर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू सिंपल थिंग्स इन अ डिफरेंट वे। वो कुछ ना कुछ चीज यूनिक करता है जिससे वो एक एक्स्ट्रा एज लेते हैं। अगर मैं मेरा ही बात करूं, तो जब मैं रिपीटर्स बैच में था, वहां पे रेजोनेंस में ऑल ओवर इंडिया 7,000 स्टूडेंट्स थे। उसमें से अगर मेरा क्यूमुलेटिव रैंक ओवरऑल अगर फोर्थ या फिफ्थ था, तो मेरा केमिस्ट्री में रैंक ओवरऑल 2 होता था। उसका एक मेजर जो स्ट्रेंथ पॉइंट था वो था मेरा ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ऑर्गेनिक में भी एक चीज जहां पे मैं एज लेता था, वो ये चीज था कि मैं केमिकल्स, रिएजेंट्स, सबस्ट्रेट्स के साइकोलॉजी एंड नेचर को बहुत अच्छे से समझता था। जैसे कि उदाहरण के तौर पे अगर मैं कोई भी एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ले लूं, फिर चाहे वो ग्रेगनार्ड रिएजेंट हो यानी कि RMGX, या कोरीहाउस सिंथेसिस के लिए गिलमन्स रिएजेंट हो यानी कि R2CuLi, या फ्रैंकलाइन्स रिएजेंट हो जैसे कि R2ZN, कुछ भी हो, आप नेचर को समझिए कि एक मेटल है जो जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, और वो इलेक्ट्रॉन किसको दे रहा है? वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है कार्बन को, जो उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है नहीं। तो कार्बन के लिए इलेक्ट्रॉन यानी कि नेगेटिव चार्ज एक बोझ की तरह है, जिसको वो किसी ना किसी को देके अपना बोझ उतारना चाहता है। अब कोई भी अगर ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड हो, आपको जो चीज अल्टीमेटली दिखना चाहिए, जैसे कि महाभारत में कहते थे कि चिड़िया का आंख, द बर्ड्स आई, ठीक है, वो है कार्बन आयन। मैं कोई भी ऑर्गेनोमेटालिक रिएजेंट ले लूं, RMGX, R2CuLi, R2ZN, आपको जो चीज दिखना चाहिए वो है R- यानी कि कार्बन आयन। कार्बन आयन में भी अगर आप नेचर को समझे, तो उसका सबसे पहला प्रायोरिटी है कि अगर उसको एसिड बेस रिएक्शन करने का अगर मौका मिल रहा है, तो सबसे पहला हाइड्रोजन लेके भागेगा, क्योंकि एसिड बेस रिएक्शन से सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी अटेन होता है, और अल्केन जो फॉर्म होता है दैट इज अ स्टेबल प्रोडक्ट। अगर उसको एसिड बेस रिएक्शन करने का मौका नहीं मिल रहा है, फिर जाके वो किसी डबल बॉन्ड में
एडिशन रिएक्शन करेगा, जैसे कि कार्बोनिल ग्रुप में जाके वो कहीं ना कहीं से ऐड होगा या सब्स्टिट्यूट होगा। सेम वे से अगर मैं कोई भी हाइड्रोजन वाला केस ले लूं, हाइड्राइड वाला केस ले लूं, जो रिड्यूसिंग एजेंट्स है, लाइक LiAlH4 या डाइबल एच या फिर NaBH4, ये सब में थोड़ा बहुत डिफरेंस तो एग्जिस्ट करता है कि सबका हाइड्राइड्स का स्ट्रेंथ अलग अलग हो सकता है, पर एट द एंड वो सब H माइनस है। और जो कार्ब अनायन के साथ था, हाइड्राइड इज ऑल्सो वेरी वेरी अनस्टेबल, वो भी अपना बोझ उतारना चाहता है। तो उसको अगर कहीं पे भी मौका दिख जाता है तो वो डबल बॉन्ड में जाके अटैक कर देगा। अगर मैं कार्बोनिल का एग्जांपल लूं, तो हाइड्रोजन वहां पे जाके जुड़ के ऐड होके उसको रिड्यूस डाउन कर देगा। तो अगर आप कॉमनैलिटी ऑफ हाइड्राइड एंड कार्बन आयन को अगर नोटिस करते हो, तो आप ये चीज नोटिस करोगे कि दोनों कुछ अलग वे से रिएक्ट नहीं कर रहे। दोनों पे नेगेटिव चार्ज बोझ है, दोनों नियरली सेम तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं। देखने में तो दोनों के रिएक्शंस बहुत अलग अलग है, दोनों के प्रोडक्ट्स बहुत अलग अलग है, पर एट द कोर मैकेनिज्म इज नियरली द सेम, नेचर इज नियरली द सेम। अब बहुत सारे लोग हमारे पास ये कंप्लेन लेके आते हैं कि सर, रिड्यूसिंग रिएजेंट्स के इतने सारे फॉर्मूलाज है, इतने सारे रिएक्शंस है, ग्रेगनार्ड रिएजेंट इटसेल्फ के इतने सारे रिएक्शंस है, हम कहाँ से याद रखें? अगर आप नेचर को समझ जाते हो तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ता, वो आपको नेचुरली चीजें क्लिक होगा। ऑल्सो इसका आपको एक दूसरा फायदा जो मिल सकता है, वो ये चीज है कि अगर आपको कोई अननोन रिएक्शंस भी पेपर में मिल जाता है, तो आप भले ही उसके प्रोडक्ट्स शॉर्ट शॉर्ट जानते नहीं हो, पर आप बहुत अच्छे से उसको प्रेडिक्ट कर सकते हो विद अ वेरी हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। अब चौथा चीज है अंडरस्टैंडिंग द रीजन इन डेप्थ रादर देन शैलो लॉजिक्स। जैसे कि अगर मैं उदाहरण के तौर पे आपको बताऊं, तो अल्कोहलिक KOH E2 एलिमिनेशन क्यों प्रेफर करेगा, जबकि एक्वस KOH SN2 सब्स्टिट्यूशन क्यों प्रेफर करेगा? बच्चे सिर्फ फैक्ट्स रट लेते हैं। इसका कॉन्सिक्वेंस ये होता है कि अगर आप एग्जामिनेशन में कंफ्यूज हो गए, तो आप दोनों को इंटरचेंज कर दोगे और मिस्टेक कर दोगे। द नीड यहां पे ये चीज है कि या तो आप बुक से डेप्थ में रीजंस को पढ़ लो, अच्छे बुक्स होते हैं जैसे कि सोलोमन एंड फ्राइल या MS चौहान का जो एडिटेड वर्जन ऑफ सोलोमन है, या तो आप टीचर से अच्छे से रीजंस पूछ लो। अगर मैं इसका रीजन इन शॉर्ट जस्टिफाई करूं, तो एक्वस सोल्यूशन में वाटर के पास 2 हाइड्रोजन होता है, तो वो KOH के OH माइनस को ज्यादा घेर लेगा, यानी कि ज्यादा सॉल्वोलिसिस हो जाएगा। तो उसका जो OH माइनस का बेसिसिटी है वो कम हो जाएगा, जिसके वजह से उसका एलिमिनेशन यानी कि E2 का रेट भी कम हो जाएगा। तो तब जाके वो सब्स्टिट्यूशन करेगा, जबकि अल्कोहलिक KOH में वाटर के पास 1 हाइड्रोजन है, तो वो OH माइनस के बेसिसिटी को उतना रिड्यूस डाउन नहीं कर पाएगा, जिसके वजह से आपका एलिमिनेशन ज्यादा होगा। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन डेप्थ अलोंग विथ रीजंस। अब पांचवा पॉइंट, जहां पे अक्सर मैंने बच्चों को बहुत ज्यादा रोते हुए देखा है, वो ये चीज है कि सर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो भर भर के एक्सेप्शंस है, कहां से याद रखे? और कूटा फैक्ट्री देखने के बाद बच्चों ने ये नॉर्म ही बना लिया है कि अरे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो एक्सेप्शन होना ही है। अब ये समझिए कि एक्सेप्शन कुछ नहीं बल्कि रीजन ही है। जैसे कि अगर हम HBr इन प्रेजेंस ऑफ H2O2 या हाइड्रेशन के लिए अगर मैंने BH3 यानी कि हाइड्रोबोरेशन डीबोरेशन रिएक्शन ले लिया, तो बहुत सारे टीचर्स ये बोल देते हैं अक्सर बच्चों को कि ये तो मार्कोनिकॉफ रूल का एक्सेप्शन है, बस उल्टा यानी कि एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट बना के आ जाना। बट आप रीजन समझिए, यहां पे रीजन ये है कि जनरली इन मोस्ट केसेस हाइड्रोजन एक्ट्स एज द इलेक्ट्रोफाइल एज इट्स लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, बट BH3 के केस में बोरॉन इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड हाइड्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, प्लस बोरॉन का ऑक्टेट भी इनकम्प्लीट है। तो इस केस में बोरॉन एक्ट्स एज द इलेक्ट्रोफाइल रादर देन हाइड्रोजन। HBr के केस में भी अगर हम देखें, तो Br रेडिकल जो कि जेनरेट हुआ है, दैट एक्ट्स एज द इलेक्ट्रोफाइल। जैसे कि मैंने पहले भी आप लोगों से कहा था, मैकेनिज्म्स को समझना भी इंपॉर्टेंट है। इन शॉर्ट, अगर कोई भी चीज थोड़ा सा अलग बिहेव कर रहा है, तो उसके पीछे वैलिड रीजन होता है। बिना वो रीजन को समझे
सिर्फ एक्सेप्शन बोल के रट लेना इजंट अ गुड थिंग। अगर इतना ही एक्सेप्शन रटने वाला चीज होता तो एग्जामिनर आपसे एक्सपेक्ट नहीं करता, सिंस उसके पीछे लॉजिक है। इसके इसके वजह से ही जेई एडवांस्ड आपसे ये सब चीजें एक्सपेक्ट कर रहा है। अब छठा पॉइंट है क्लब द रिएक्शंस, स्पेशली एनसीईआरटी में जो भी दिया गया है। ग्रेगनार्ड रिएजेंट या हाइड्राइड के रिएक्शंस ये थ्रू आउट एनसीईआरटी स्कैटर्ड है और ये मल्टीपल टाइम्स रिपीट होता है। ऑल्सो एक चीज का प्रिपरेशन दूसरे चीज का रिएक्शन है। जैसे कि अल्काइल हैलाइड का प्रिपरेशन फ्रॉम अल्कोहल, वो अल्काइल हैलाइड के प्रिपरेशन में जाएगा, जबकि वो अल्कोहल के रिएक्शन में जाएगा। इसलिए आपने नोटिस किया होगा कि एवरी रिएक्शन इज जनरली रिपीटेड ट्वाइस। अब रिएक्शंस क्लब करने से आपका रिवीजन करना आसान हो जाएगा और आपका मेहनत भी काफी ज्यादा रिवीजन के वक्त कम हो जाएगा। अब सातवां इंपॉर्टेंट पॉइंट है फिल्टर द गार्बेज टॉट इन कोचिंग। जनरली कोचिंग क्लासेस और कोचिंग के बुकलेट्स में ऐसे बहुत सारे रिएक्शंस हैं जो हमें पढ़ाए जाते हैं और वो एनसीईआरटी से एक्स्ट्रा है। रिमेंबर कि चाहे जेई मेंस या जेई एडवांस का एग्जामिनर हो, वो रिएक्शन सिर्फ एनसीईआरटी से ही पूछेगा, उसके बाहर नहीं जाएगा। हाँ, डेप्थ में जरूर पूछ सकता है, मैकेनिज्म जरूर एक्सपेक्ट कर सकता है। अब कुछ कोचिंग्स में टिस्चिंको रिएक्शन, डील्स एल्डर, क्लेशियन कंडेंसेशन एक्सेट्रा भी पढ़ा देते हैं। अब 99% चांस है कि वो नहीं पूछे जाएंगे इन जेई, तो क्यों बेकार में मेहनत करना है। अगर आपको ये चीज देखना ही है कि वो जो रिएक्शंस आपको कोचिंग में पढ़ाया गया है वो रेलिवेंट है या नहीं, तो आप सबसे पहले एनसीईआरटी से क्रॉस चेक कर लीजिए और सेकंड आप पीवाईक्यूज में भी चेक कर लीजिए। बेकार में मेहनत करके कोई फायदा नहीं है। अब आठवां और आखिरी पॉइंट है कि पीवाईक्यू इज द गोल्ड माइन एंड ये आपके बहुत सारे कंफ्यूजन्स को क्लियर कर देता है। जब मैंने हिमांशु पांडे से प्रैक्टिस किया था तो वहां वहां प्रैक्टिस करने के बाद तो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस था, बट जब मैंने पीवाईक्यू सॉल्व करना चालू किया तो वहां पे मैंने एक्चुअल एप्लीकेशन सीखा, वहां से मेरे बहुत सारे इंटरप्रिटेशन वाले जो एरर्स थे वो सॉल्व हो गए। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन दोनों कंपीटिंग रिएक्शंस है, दोनों हो सकता है, पर जेई के क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस देख के उनका इंटरप्रिटेशन आपको समझना जरूरी है। आपने नोटिस किया होगा कि जहां पे भी वो हीट का सिंबल दे रहे हैं वहां पे वो चाहते हैं कि आप एलिमिनेशन को प्रेफर करें। अगर मैं केओएच का ही बात करूं तो ये मुझे पीवाईक्यू देख के ही समझा कि अगर अल्कोहलिक केओएच दे के रखा है तो भाई मुझे ई टू एलिमिनेशन करना है, और अगर एक्वस क्यूएच दे के रखा है तो मुझे सब्सटीट्यूशन ही करना है। तो उससे आपको जेई का माइंडसेट इंटरप्रिटेशन समझ में आ जाएगा। एक और एग्जांपल कि अगर आपको कहीं पे भी कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 दिख रहा है या कॉन्सेंट्रेटेड H3PO4 दिख रहा है तो आप ये नोटिस करेंगे कि जेई हमेशा ये चीज आपसे एक्सपेक्ट करेगा कि वहां पे आपको डिहाइड्रेशन करना ही करना है। अब पीवाईक्यूज का सिर्फ इंटरप्रिटेशन में रोल नहीं है, उससे आपको टाइप ऑफ क्वेश्चंस का भी आइडिया लग जाता है कि किस तरीके का क्वेश्चंस जेई में ज्यादातर पूछा जा रहा है, और वहीं से आपको एक्चुअल कॉन्फिडेंस भी गेन होगा। ऑर्गेनिक के बाद अब चलते इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जनरली वेटेज अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा तो इट इज अराउंड 25 to 30%। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इटसेल्फ वो सब्जेक्ट है जहां पे सबसे ज्यादा बच्चों में मार्क्स का डिफरेंस क्रिएट होता है। इसी के लिए कहते हैं कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द गेम चेंजर और द रैंक डिसाइडिंग पोर्शन ऑफ केमिस्ट्री। अब यहाँ अगर हम सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट चीज का बात करते हैं तो वो ये है कि ये समझिए कि एनसीईआरटी इटसेल्फ इज द किंग मेकर। अब ज्यादातर बच्चे जानते हैं कि एग्जामिनर एनसीईआरटी के बाहर का सवाल नहीं पूछेगा, पर जहां बच्चे सबसे ज्यादा बड़ा गलती करते हैं वो ये है कि बच्चे जनरली, अगर मैं एक एग्जांपल के तौर पे बोलूं, तो ब्लॉक्स जैसे चैप्टर लाइक एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डीएनएफ ब्लॉक या मेटलर्जी या खास करके कुछ आज सॉल्ट एनालिसिस के टॉपिक्स के लिए बच्चे सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी के रिएक्शंस का एक शॉर्ट नोट्स बना लेते हैं जहां पे बच्चे उसको लिख के बाय हार्ट करने की कोशिश करते हैं, या कोचिंग क्लासेस से भी जनरली रिएक्शंस को बाय हार्ट करने का कोशिश करते हैं। अब ये भजन की तरह बार बार रिएक्शंस को पढ़ने से आपका काम नहीं बनेगा। आप समझिए, द बिगेस्ट ब्लंडर दैट पीपल डू इज
स्टडिंग द एनसीईआरटी इन द रॉन्ग मैनर। सही तरीका क्या है? सही तरीका ये है कि एनसीईआरटी को अगर आप स्ट्रक्चरली देखोगे तो कोई भी अगर एक रिएक्शन है, एग्जाम्पल रिएक्शन ऑफ एल्कली मेटल विद वाटर, वहां पे एक पैराग्राफ लिखा होता है और उसके नीचे आपको दो तीन रिएक्शंस मिलेंगे कि सोडियम किस तरीके से पानी से रिएक्ट कर रहा है या कैल्शियम किस तरीके से पानी से रिएक्ट कर रहा है। बच्चे ये करते कि वो सिर्फ रिएक्शंस को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं अपने नोट्स में, और वो जो पैराग्राफ है उसको वो कहानी या प्रवचन समझ के छोड़ देते हैं। जबकि असली मलाई जो है, जो असली लॉजिक बिहाइंड द रिएक्शन है, वो तो आपको पैराग्राफ में ही दिया हुआ होता है। अगर आप पैराग्राफ को ही स्किप कर दोगे तो आप लॉजिक को स्किप कर रहे हो। तो इन शॉर्ट, पैराग्राफ कंटेन्स द लॉजिक एंड रिएक्शंस जो एनसीईआरटी में दिए गए, दोज आर नथिंग बट मियर एग्जाम्पल्स टू सब्सटैंशिएट द लॉजिक गिवन इन द पैराग्राफ, और ज्यादा कुछ नहीं। और एग्जामिनर आपसे सिर्फ रिएक्शंस नहीं, उसके पीछे का लॉजिक भी एक्सपेक्ट करेगा। अब आते हैं सेकेंड पॉइंट पे। जैसे कि मैंने ऑर्गेनिक में भी कहा था, साइकोलॉजी ऑफ केमिकल्स को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब मैं साइकोलॉजी बोलता था तो वो था आपका रिएजेंट्स एंड सबस्ट्रेट्स का साइकोलॉजी। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाउएवर आपको इंडिविजुअल एलिमेंट्स का साइकोलॉजी समझना पड़ेगा। जैसे कि अगर मैं नोबल मेटल्स लाइक गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम का एग्जांपल ले लूं, तो वो नोबल है, वो रिएक्ट नहीं करना चाहते, वो ऑलरेडी मतलब लाइक सुखी है। इसके वजह से आपने देखा रहेगा कि वो भले ही मेटल्स है पर वो इलेक्ट्रॉन्स नहीं देना चाहते और रिएक्ट नहीं करेंगे। जबकि अगर मैं एल्कली मेटल्स का एग्जांपल ले लेता हूं, तो वो इलेक्ट्रॉन्स देने में बहुत ज्यादा उतावला होता है, बिकॉज एक इलेक्ट्रॉन देके वो मोक्ष प्राप्त कर जाएंगे, यानी कि ऑक्टेट स्टेट अटेन कर लेंगे। ऑल्सो अगर मैं कॉपर जैसे एक मेटल का एग्जांपल लेके बोलूं, तो कॉपर एक इलेक्ट्रॉन देने से उसका D10 कॉन्फ़िगरेशन अटेन्ड है, तो एक इलेक्ट्रॉन तो आसानी से दे देगा, पर दो इलेक्ट्रॉन वो देना नहीं चाहेगा। तो अगर मैं Cu2 प्लस का एग्जांपल ले लूं, तो उसका एक नेचुरल टेंडेंसी है कि Cu2 प्लस इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वो दूसरा इलेक्ट्रॉन तो अगर किसी ने उससे जबरदस्ती लिया है तो उसने दिया हुआ है, पर जैसे ही उसको मौका मिलेगा वो तुरंत Cu2 प्लस से Cu+1 स्टेट में आ जाएगा, बिहेविंग एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसी का ही आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक में दोनों का एग्जांपल दिखेगा कि कॉपर बिहेव्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्पेशली एक्टिंग इन बेनेडिक्ट सोल्यूशन, जो आपको ऑर्गेनिक में दिखेगा। और कभी कभार आपको कॉपर का ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर मेटलर्जी जैसे चैप्टर्स में भी दिखेगा। अब अगर रिएक्शंस की बात करें तो रिएक्शंस को मैं मेजरली एज बिजनेस डील्स या बिजनेस ट्रांजैक्शन की तरह देखता था। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं कॉपर सल्फेट सोल्यूशन का एग्जाम्पल ले लूं, तो सल्फेट को दो इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, कॉपर के पास कोई ऑप्शन था नहीं, वो मजबूरी में इनिशियली दो इलेक्ट्रॉन्स दे चुका है सल्फेट को। पर वही कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में अगर मैं जिंक पाउडर यानी कि मेटेलिक जिंक अगर मैं ऐड कर दूं, अब कंपेयर टू कॉपर, जिंक का इलेक्ट्रॉन देने का टेंडेंसी ज्यादा है। क्यों? दो इलेक्ट्रॉन्स देने के बाद जिंक का D10 कॉन्फ़िगरेशन अटेन हो जाता है, तो जिंक कॉपर से ज्यादा खुशी से इलेक्ट्रॉन्स दे देगा। जिंक डालने के बाद बेसिकली होगा क्या कि कॉपर जो इलेक्ट्रॉन्स देने में रिलक्टेंट था, वो चुपचाप अपने इलेक्ट्रॉन्स लेके निकल जाएगा, वो एज मेटालिक कॉपर बन के नीचे प्रेसिपिटेट हो जाएगा। और सल्फेट को भी फायदा है कि उसको कॉपर के नखरे नहीं झेलने पड़ेंगे, जिंक उसको रेडिली इलेक्ट्रॉन आसानी से दे देगा। और जिंक उसको भी ज्यादा फायदा है कि उसका D10 कॉन्फ़िगरेशन अटेन हो रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको एक बिजनेस डील की तरह देखूं, तो यहाँ पे इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर ऑल। यही एक एग्जाम्पल है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। ऐसे ही मैं बहुत सारे रिएक्शंस को एज अ बिजनेस एनालॉजी से कंपेयर करके उसका लॉजिक समझ सकता हूं, और तब ये सब चीजें पढ़ने को आपको मजा भी आएगा। और यही जो यूनिक तरीके से आप जो पढ़ोगे, उससे आप कंपेयर टू अदर्स एक एक्स्ट्रा एज हासिल कर पाते हो। अब तीसरा पॉइंट है एक्सेप्शन का। एक्सेप्शन एक्सेप्शन करके रोना बंद करो। बेसिकली मैंने जैसे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहा था कि कोटा फैक्ट्री देखकर बच्चों पे एक जो नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ है, वो ये है कि लोगों ने मान लिया है कि इनऑर्गेनिक तो फुल ऑफ एक्सेप्शंस रटने वाला सब्जेक्ट है, जहां कोई लॉजिक नहीं है। यार अगर लॉजिक नहीं होता तो हम लोग इनऑर्गेनिक को साइंस में गिनते ही नहीं, और लोग इनऑर्गेनिक में PhD भी नहीं करते। एक्सेप्शन के पीछे रीजन को समझो।
एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं साइकोलॉजी से कंपेयर करके देखूं, तो जैसे साइकोलॉजी में भी एक नॉर्मल साइकोलॉजी होता है और एक क्रिमिनल साइकोलॉजी होता है। जैसे क्रिमिनल साइकोपैथ्स लाइक सीरियल किलर्स, जिनको आप एक्सेप्शन के लेंस से भी देख सकते हो या फिर आप रीजन से भी समझ सकते हो यूजिंग क्रिमिनल साइकोलॉजी कि वो आम आदमी से अलग क्यों बिहेव करते हैं। उसी तरीके से मैं रीजन फॉर डिविएशन एंड बिहेवियर ऑफ एलिमेंट्स को रीजन से समझता था। जैसे कि स्टूडेंट्स मेरे पास आके बोलते हैं कि सर नोबल गैसेस का तो ऑक्टेट कंप्लीट है और वो रिएक्ट नहीं करते, इसी के लिए तो नोबल गैसेस कहलाते हैं। फिर जेनॉन या क्रिप्टॉन एज एन एक्सेप्शन क्यों रिएक्ट करते हैं? द रीजन इज सिंपल कि वो मोक्ष प्राप्त कर चुके हैं। पर अगर फ्लोरीन या ऑक्सीजन आ जाए तो हीलियम या नियॉन के इलेक्ट्रॉन्स तो न्यूक्लियस से काफी ज्यादा टाइटली बाउंड है, इसके लिए वो रिएक्ट नहीं करते। पर जीनॉन का साइज बड़ा होने के कारण उसके इलेक्ट्रॉन्स उतने टाइटली हेल्ड बाय न्यूक्लियस नहीं है, इसलिए फ्लोरीन या ऑक्सीजन जीनॉन से इलेक्ट्रॉन्स हड़प लेते हैं जीनॉन की मर्जी के बिना। इसलिए ये एलिमेंट्स काफी ज्यादा अनस्टेबल और रिएक्टिव भी होते हैं। इशू ये है कि कोचिंग फैकल्टीज को या तो खुद रीजन नहीं पता होता है बिहाइंड द एक्सेप्शन, या उनके पास इतना ज्यादा टाइम नहीं होता टू एक्सप्लेन इन डिटेल। इसके लिए वो बच्चों को एक्सेप्शन बोल के रटने बोल देते। बट जे विल एक्सपेक्ट यू टू नो द रीजन। एक्सेप्शन का एक दूसरा जो ट्रेंड आप लोगों ने नोटिस किया होगा स्पेशली इन जेई मेंस, जब रिएक्शंस एलिमिनेटेड है, वो है कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज में एक्सेप्शन। अब अगर आपने ब्लॉक स्टडी किया होगा तो आप लोगों ने देखा होगा कि मेल्टिंग पॉइंट का एक ट्रेंड है, बॉइलिंग पॉइंट का एक ट्रेंड है, आयनाइजेशन एंथैल्पी का एक ट्रेंड है। और हर एक ट्रेंड के पीछे जो लॉजिक है वो तो आप लोगों ने पीरियोडिक टेबल में ही सीख लिया था। अब अगर एग्जामिनर को कुछ स्पेसिफिक चीजें पूछना है जिससे उसको अच्छे बच्चों को सेग्रीगेट करना है फ्रॉम द नॉर्मल किड्स, बेसिक ट्रेंड बिहाइंड द रीजन तो हर एक बच्चों को पता है जो पढ़ रहे हैं ऑब्वियसली। पर जो डिविएशन है उसके पीछे का रीजन चेक करने के लिए वो एक्सेप्शन वाले क्वेश्चंस या ट्रेंड वायलेशन वाले क्वेश्चंस आपसे पूछ लेते हैं। तो चौथा पॉइंट यही है कि सर अगर हमें कोचिंग में रिएक्शंस के पीछे का लॉजिक या एक्सेप्शंस के पीछे का जो कोर रीजन है वो अगर नहीं बताया गया तो इस समस्या का समाधान है क्या? अब आज के ज़माने में I'd suggest to use चैट जीपीटी टू अंडरस्टैंड एनी रीजन इन केमिस्ट्री। फिर चाहे वो कोई भी इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक का रिएक्शन या उसका एक्सेप्शन का लॉजिक क्यों ना हो, चैट जीपीटी इज अ ब्रिलियंट टूल फॉर बोथ इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक टू अंडरस्टैंड इन डेप्थ लॉजिक। और अगर स्मार्टफोन है तो भाई स्मार्टफोन का सही यूज ही कर लो। अब पांचवा पॉइंट है कि आप सबसे पहले थियरी रीडिंग के बाद एनसीईआरटी के इंटेक्स क्वेश्चंस एंड एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सबसे पहले सॉल्व कीजिए, बिकॉज एक डिसेंट चंक ऑफ जेई के क्वेश्चंस वहीं से आते हैं। छठा पॉइंट कि एक बार अगर आपने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए उसके बाद आप पीवाई क्यूज को देख लीजिए। जनरली मैंने जितना ऑब्जर्व किया कि अगर मैं पूरा जेई ले लूं तो सबसे ज्यादा अगर जेई के क्वेश्चंस पीवाई क्यूज अगर रिपीट होते हैं तो वो इनऑर्गेनिक के सेक्शन में है। एक एग्जाम्पल के तौर पे जेई 2023 में एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का क्वेश्चन था जो 2023 के जनवरी के शिफ्ट में मल्टीपल पेपर्स में रिपीट हुआ था और इवन 2024 में भी रिपीट हुआ है। वहां पे एक मैच द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चन था जहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में आपको सर्टेन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स दिया गया और राइट हैंड साइड पे आपको वेवलेंथ का कॉलम दिया गया। अब एक तो अगर आपने पीवाई क्यूज किया है तो आप समझ जाओगे कि अच्छा ये क्वेश्चन रिपीट होने के बहुत सारा चांसेस है और शायद आपके स्लॉट में हो भी जाए। दूसरा, यहां से आप एग्जामिनर के एक्सपेक्टेशन को पता कर सकते हो। आप ये सोच के देखिए कि नो डाउट वो जो टेबल्स दिए हुए जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंड उसके करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ्स है वो तो एनसीईआरटी से ही वो उठा रहे, बट क्या एग्जामिनर आपसे ये चीज चाहता है कि आप वो टेबल्स रट लो? नहीं, द रैशनल ऑफ द एग्जामिनर इज समथिंग डिफरेंट। वो आपसे लॉजिक लगवाना चाहता है कि अगर से आपका क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ज्यादा है ड्यू टू द लाइगेंड, तो उसका जो एनर्जी ऑफ द फोटोन जो रिक्वायर्ड होगा वो ज्यादा होगा, तो उसके वजह से जो वेवलेंथ होगा वो कम होगा। अब स्ट्रॉन्गर द लाइगेंड एंड स्ट्रॉन्गर द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, लेसर वुड बी द वेवलेंथ।
आप जब पीवाईक्यूज पढ़ोगे तब जाके आपके एनालिसिस के बाद आप ये समझोगे कि एग्जामिनर आपसे एक्सपेक्ट क्या कर रहा है, और उसके अकॉर्डिंगली फिर आप वापस से रिविजिट करके चीजों को बेटर तरीके से रिवाइज कर पाओगे। अब सातवां पॉइंट जो मेरा एक बहुत यूनिक अप्रोच था, जिसको मैंने थर्ड वीडियो ऑफ यूनिक स्ट्रेटजीज में भी शेयर किया था, वो ये है कि मैं ऑर्गेनिक के मैकेनिज्म्स को भी इनऑर्गेनिक में अप्लाई करता था। ऑब्वियसली हर एक रिएक्शन के नहीं ली, बट बहुत सारे रिएक्शंस के लिए। इसी का ही अगर मैं एक एग्जांपल लूं, तो मैं एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन विद NaOH देख सकता हूं। लॉजिक इतना सही है कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एम्फोटेरिक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेसिक है, तो इसके लिए रिएक्शन तो होगा। अब अगर मैं 3 OH ग्रुप्स ले लेता हूं, तो एज पर द मैकेनिज्म शोन इन द स्क्रीन, मैं इसको ऑर्गेनिक के मैकेनिज्म से सॉल्व भी कर सकता हूं। तो इससे फायदा ये चीज हो जाता था कि जो कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शंस है भी, अगर मैंने अपना दिमाग चला के उसका मैकेनिज्म खुद डेवलप किया है, तो ऑटोमेटिकली वो चीज मेरे दिमाग में बहुत अच्छे से बैठ जाएगा। इसके लिए मुझे बार बार रिवाइज करके रटने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ऑल्सो इस मैकेनिज्म से मुझे पढ़ने में भी मजा आएगा। और प्लस एक, जब अनसर्टन क्वेश्चन अगर आ भी गया ऑफ अ सिमिलर रिएजेंट जो शायद आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया गया, तभी भी आप वो लॉजिक से आप प्रोडक्ट्स प्रेडिक्ट कर सकते हो। भले ये सब मैकेनिज्म्स जो मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाया वो एग्जिस्ट ना करता हो इन रियलिटी, बट आपको तो क्वेश्चन सॉल्व करने से मतलब है, याद रखने से मतलब है, राइट। अब आखिरी पॉइंट जो दोनों ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक के लिए इंपॉर्टेंट है, वो है क्यूरियोसिटी। आपके पास जो भी केमिकल्स यूज होता है इन डेली लाइफ, आप उस पर वॉच रखो। इन स्पाइट ऑफ ओमिटिंग पॉलीमर्स, स्टिल इन जेई मेंस 2024 में एग्जामिनर ने ये पूछ लिया कि कोटिंग ऑफ फ्राइंग पैन्स में क्या यूज होता है, जिसका आंसर था टेफ्लॉन। और टेफ्लॉन बेसिकली आपके पॉलीमर्स के चैप्टर में था जो ओमिटेड था। सिमिलरली ऑर्गेनिक में एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मूला बिकम्स रियली इंपॉर्टेंट, बिकॉज हम उसी को ही तो एस्पिरिन बोलते हैं एंड एज अ मेडिसिन यूज करते हैं। बेसिकली एग्जामिनर आपका जनरल केमिस्ट्री का नॉलेज भी चेक करता है टू चेक योर क्यूरियोसिटी टुवर्ड्स केमिस्ट्री, क्योंकि क्यूरियोसिटी इज द प्रीकर्सर फॉर साइंस। अब बिफोर मूविंग टू फिजिकल केमिस्ट्री, मैंने जितने भी पॉइंटर्स आपको ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के लिए बताए हैं, नो डाउट अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली इंप्रूवमेंट तो आपको गारंटीड दिखेगा ही दिखेगा। पर अगर आप फिर भी मेहनत कर रहे हो और आपको डिजायर्ड आउटकम्स नहीं मिल रहा है, बेसिकली फिर आपको रिक्वायरमेंट है एक ऐसा मेंटर का जो आपके प्रॉब्लम्स को सही तरीके से आइडेंटिफाई कर पाए, जो आपसे बात करके आपके इश्यूज को समझ पाए। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लेके आए हैं जेई मेंटरशिप प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में एनरोल करने के लिए और इसके फर्दर डिटेल्स जानने के लिए आप हमारा वेबसाइट www.jeetniti.com को विजिट कीजिए। तो इस मेंटरशिप प्रोग्राम में आपको कनेक्ट किया जाएगा विथ आईआईटीएंस जिन्होंने वो एग्जाम के प्रोसेस को क्रैक किया है और वो आईआईटी में एडमिशन सिक्योर कर चुके हैं। दोज वुड बी द राइट पीपल टू अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम एंड गाइड यू, एंड आपको राइट अप्रोच बताए। अब आते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में। फिजिकल केमिस्ट्री में जो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट चीज है वो ये है कि मेजॉरिटी ऑफ द फॉर्मूलाज का कोई डेरिवेशंस तो सच इतना ज्यादा है नहीं, तो आपको याद ही करना पड़ेगा। फिर भी जितना हो सके उतना आप स्क्रैच से ट्राई करने का सॉल्व कीजिए। और जो रिडंडेंट फॉर्मूलाज है जिसको आप लॉजिकली डिराइव कर सकते हो या लॉजिक से सॉल्व कर सकते हो, वो फॉर्मूलाज को याद करना अवॉइड कीजिए। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल के तौर पे बताऊं तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एक मेटल का वेट ऑफ मेटल डिपॉजिटेड बाय पैसेज ऑफ करंट का एक फॉर्मूला, बहुत सारे लोग इसको याद कर लेते हैं, जबकि आप इसको बेसिक से भी सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि I into T, current into time, that is nothing but the charged past, which is given in coulombs, and 96500 is nothing but charge of 1 mole of electrons. तो अगर आप I into T, current into time divided by Faraday's constant 96500 से अगर आप ये करेंगे तो आपको बेसिकली मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता चल जाएगा विच हैज पास थ्रू। और आप उसी को ही अगर इक्वल वेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको वेट ऑफ द मेटल डिपॉजिटेड मिल जाएगा। कहने का कुल तात्पर्य यह है कि अगर आप लॉजिकली एक चीज को सॉल्व कर सकते हैं तो आप फॉर्मूलाज याद करके आप अपना बर्डन बढ़ा रहे हो।
सेकेंड एंड अनदर ब्लंडर दैट स्टूडेंट्स डू इन फिजिकल केमिस्ट्री इज कि वो सिर्फ न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करके चले जाते हैं, जबकि आजकल स्पेशली इन जेई मेंस दे आर इंक्रीजिंगली आस्किंग थियोरेटिकल क्वेश्चंस. असर्शन रीजनिंग इज मेकिंग अ कमबैक. एग्जाम्पल, केमिकल काइनेटिक्स के चैप्टर से वो ये पूछ सकता है कि हाउ डू कैटलिस्ट स्पीड अप द रिएक्शंस, जिसका रीजन है कि इट डिक्रीजेस द एक्टिवेशन एनर्जी एंड हेंस मोर मॉलिक्यूल्स कैन क्रॉस दैट एनर्जी बैरियर टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन. इन शॉर्ट, एनसीईआरटी से फिजिकल केमिस्ट्री का थियरी पढ़ना भी आजकल जरूरी हो चुका है. लास्टली, फिजिकल केमिस्ट्री का रेस्ट ऑफ द अप्रोच एंड थॉट प्रोसेस इज जस्ट लाइक फिजिक्स, जैसे कि बॉटम्स अप अप्रोच, स्केलेटल फ्रेमवर्क, थॉट प्रोसेस एटसेट्रा. अगर आपने भी फिजिक्स के अप्रोच वाला वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपको प्लीज रिक्वेस्ट करूंगा कि इसका प्रीवियस वीडियो जरूर देख लीजिए. एंड में सिर्फ इतना सा ही रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि हम भी मोटिवेटेड हो ऐसे और ज़्यादा वीडियोस लाने के लिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.